सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं बात करूंगा 8 पे कमीशन में मिनिमम सैलरी कितनी हो सकती है, फिटमेंट फैक्टर होने की क्या संभावना है और फैमिली यूनिट्स 3 होगा या फिर उससे बढ़कर के 5 तक जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर किस बातों पर निर्भर करता है इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ में फैमिली यूनिट्स 3 या उससे अगर बढ़ता है तो उससे मिनिमम सैलरी में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7th पे कमीशन में मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए थी और वहां पर यह मिनिमम सैलरी तय करने का आधार जो रखा गया था, एक्वायर्ड फॉर्मूला रखा गया था और उस समय एक फैमिली में 3 यूनिट्स माना गया था। अब ये 3 यूनिट किस तरीके से था ये देखिए। पति के लिए 1 यूनिट रखा गया था, पत्नी के लिए 0.8 यूनिट और 2 बच्चे जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है उसके लिए 0.6 प्लस 0.6 यूनिट। तो उस समय एक फैमिली में कुल 3 यूनिट को मान करके मिनिमम सैलरी की गणना एक्वायर्ड फार्मूला से की गई थी। तो क्या 7th पे कमीशन वाला मॉडल 8 पे कमीशन के लिए सही है? बिल्कुल सही नहीं है। 7th पे कमीशन के मॉडल में बहुत सारी खामियां हैं। 7th पे कमीशन में मिनिमम सैलरी की गणना करने के लिए एक्वायर्ड फार्मूला को आधार बनाया गया था जो अब आउटडेटेड है। यह फार्मूला 1950 के दशक का है जिस समय सिर्फ भोजन, कपड़ा और मकान ये 3 मुख्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मिनिमम सैलरी की गणना करने के लिए यह फॉर्मूला बनाया गया था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां बहुत कुछ बदल चुकी है। एक कर्मचारी के लिए अन्य कई खर्चे भी अब करने पड़ते हैं। साथ में 7th पे कमीशन में फैमिली यूनिट्स की संख्या 3 रखी गई है। वहां पर बुजुर्ग माता पिता को फैमिली में शामिल नहीं किया गया है, जबकि आप सभी जानते हैं कि एक सरकारी कर्मचारियों के लिए बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि संवैधानिक कर्तव्य भी है। आधुनिक आवश्यक खर्चों की अनदेखी की गई है 7th पे कमीशन के मिनिमम सैलरी की गणना में। 7th वेतन आयोग में अपनाया गया मिनिमम सैलरी मॉडल 8वें वेतन आयोग के लिए अब उपयुक्त नहीं है। मिनिमम सैलरी तय करने के लिए रिवाइज्ड फॉर्मूला प्लस अपडेट फैमिली यूनिट की जरूरत है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि 7th पे कमीशन में जो एक्वायर्ड फॉर्मूला का आधार बनाया गया था उसमें मिनिमम सैलरी की गणना कैसे की गई थी। तो ये जो आप देख रहे हैं 7th पे कमीशन में मिनिमम पे का कैलकुलेशन इसी से किया गया था। वहां पर 1 यूनिट के लिए राइस और व्हीट का जो कंज्यूमशन माना गया था 475 ग्राम का माना गया था। 3 यूनिट के लिए प्रत्येक महीने का जो खर्च था 42.75 केजी था और वहां पर प्राइस उस समय जोड़ा गया था 25.93 रुपीज 1 केजी का और इस तरीके से एक महीने का जो खर्च आया था 1108 रुपये 30 पैसे का खर्च था राइस और व्हीट में। इसी तरीके से दाल का कैलकुलेशन किया गया था कि ये 704 रुपये 44 पैसे एक महीने का खर्च होगा। रॉ वेजिटेबल का खर्च आपको दिख रहा है, ग्रीन वेजिटेबल का है, अदर वेजिटेबल का है, फ्रूट्स का आपको दिख रहा है खर्च, मिल्क का खर्च लिया गया था, शुगर और जेगरी का खर्च लिया गया था, एडिबल ऑयल का खर्च लिया गया था। फिर फिश में एक महीने में 670 रुपये 95 पैसे का खर्च था। फिर आप आगे देखेंगे तो मीट का खर्च है 2004 रुपये 51 पैसे का, एग पर खर्च है और डिटर्जेंट पर खर्च है और क्लोथिंग पर 906 रुपये 83 पैसे का एक महीने का खर्च है। तो टोटल खर्च होता है 9,217 रुपया 99 पैसा। इसके बाद वहां पर फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस के लिए 2304 रुपया जोड़ा गया था। इसका भी निकालने का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के आधार पर यह कैलकुलेशन किया गया था। फिर मैरिज, रिक्रिएशन, फेस्टिवल एक्सेट्रा के लिए 2033 रुपये 38 पैसे जोड़ा गया था। यहाँ पर टोटल हो गया ये 13,555 रुपये 87 पैसे। उसके बाद फिर प्रोवाइड फॉर स्किल बाय एडिंग 25% टू 19, ये 19 जो कॉलम है इसमें 25% फिर इसके लिए ऐड किया गया था। तो टोटल आ गया 16,944 रुपये। हाउसिंग के लिए 524 रुपये 7 पैसे जोड़ा गया था। फिर टोटल आ गया ये 17,468 रुपये 91 पैसे। उसके बाद यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन किया गया था ये जून जुलाई वगैरह 2015 के आसपास था, जबकि ये 1 जनवरी 2016 से लागू होना था। तो डीए के आधार पर 3% वहां पर और जोड़ा गया था 524 रुपये, तो 17,992 रुपये आया था और राउंडिंग ऑफ किया गया था 18,000 रुपये का ये मिनिमम सैलरी की गणना की गई थी। अब क्या लगता है कि ये सिर्फ इतना ही एक कर्मचारी के लिए खर्च है या कुछ और भी खर्च है? तो इसीलिए ये अभी कर्मचारी संगठनों के द्वारा मांग किया जा रहा है कि ये जो आधार बनाया गया है
मिनिमम सैलरी की गणना करने के लिए यह बिल्कुल आउटडेटेड है। वर्तमान परिस्थिति में बहुत सारे अन्य खर्च भी शामिल हो गए हैं जो यहाँ पर इसमें शामिल नहीं है। साथ में स्वास्थ्य और शिक्षा पर कुछ खर्च बढ़ा है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भत्ता देते हैं, तो वो यहाँ पर मिनिमम सैलरी में शामिल नहीं किया गया। लेकिन जो भत्ता मिलता है क्या वह शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है, यह एक सवाल है। लेकिन इसी फॉर्मूला के आधार पर अगर हम लोग 3 यूनिट फैमिली को मानते हुए वर्तमान जो दर है वस्तुओं का उसके आधार पर अगर कैलकुलेशन करें, तो मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन किया हूँ और 3 यूनिट को एक फैमिली में माना हूँ, और ये जो अभी जो वर्तमान दर के आधार पर आ रहा है वो 31,000 रुपये मिनिमम सैलरी आ रहा है। लेकिन यह काफ़ी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे खर्चों को शामिल नहीं किया गया है जो एक 7th पे कमीशन के मॉडल में खामियां हैं। लेकिन फिर भी अगर इसी के आधार को लिया जाए तो 31,000 रुपये मिनिमम सैलरी आता है 3 यूनिट फैमिली को मानते हुए। लेकिन फैमिली यूनिट भी 3 सही नहीं है, वहां पर बुजुर्ग माता पिता को निश्चित रूप से फैमिली यूनिट में शामिल करना ही चाहिए। अगर हम लोग 4 यूनिट को माने और 4 यूनिट पर अगर हम लोग गणना करते हैं, तो मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन किया हूँ, आप देख रहे हैं ये कैलकुलेशन। और ये कैलकुलेशन जो है वो उसके आधार पर मिनिमम सैलरी 4 यूनिट अगर फैमिली माना जाए तो 40,000 रुपया मिनिमम सैलरी आता है। अगर हम लोग 5 यूनिट मानते हैं, जिसमें से माता और पिता को एक एक यूनिट मान करके अगर हम लोग फैमिली यूनिट में 5 रखते हैं, तो वहां पर मिनिमम सैलरी जो आते हैं अभी वर्तमान दर के आधार पर वो 49,000 रुपया आता है। अभी जो हम लोग कैलकुलेशन देखें, अगर उसी को आधार लिया जाए और फैमिली यूनिट्स अगर 3 रखा जाता है तो वहां पर मिनिमम सैलरी आती है 31,000, और वहां पर जो फिट वन फैक्टर निकल करके आएगा वो 1.72 आएगा। फैमिली यूनिट्स की संख्या में अगर इजाफा होता है और फैमिली यूनिट्स अगर 4 किया जाता है तो वहां पर मिनिमम सैलरी आ जाती है 40,000, और फिट वन फैक्टर जो आता है वो 2.22 निकल करके आता है। अगर फैमिली यूनिट्स की संख्या को 5 कर दिया जाता है तो वहां पर मिनिमम सैलरी आ जाता है 49,000 और फिटमेंट फैक्टर 2.72 आता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मिनिमम सैलरी और फिटमेंट फैक्टर ये दो चीजों पर खास करके मुख्य रूप पर निर्भर करेगी। एक फैमिली यूनिट्स की संख्या कितना होता है और साथ में एक्वायर्ड फार्मूला को ही आधार बनाया जाता है, या फिर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उसमें कुछ मॉडिफाई किया जाता है। आपको क्या लगता है कि मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखें। और यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।